हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये नया साल आपके और आपके परिवार के जीवन में नई रोशनी और खुशियाँ लेकर आए। आपके सभी सपने पूरे हो जाएं, हमेशा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। इस नए साल में आप सबकी हर इच्छा पूरी हो, किसी प्रकार का दिल में कोई भी मलाल ना हो, कोई किसी का दिल ना तोड़े, कोई किसी का साथ ना छोड़े, किसी प्रकार का कोई आपको दुख ना हो, कोई भी गम ना हो। इस नए साल में आप अपने आप को और बेहतर बनाएं। जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको आप छोड़ें, अपने आप को इम्प्रूव करें और बहुत तरह के स्किल डेवलप करें। जो भी आपके अटके हुए पेंडिंग काम हैं पिछले साल के 2023 के, वो सारे ही इस साल में पूरे हो जाएं। तो मैंने ये ब्लॉग शूट करा है 2023 का लास्ट डे 31 दिसंबर 2023 का ये ब्लॉग है, यानी कि संडे का ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में मैंने यही बताया है कि चाहे मैं वर्किंग हूँ और चाहे मेरी छुट्टी है, तो मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ और अपने टाइम को फुली यूटिलाइज कैसे करती हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ संडे मॉर्निंग से। टाइम ये लगभग हो रहा है 6:10 का। तो ये संडे का टाइम है। आज डैडी जी भी आने वाले हैं और अभी मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। सिंपल फेस पैक लगाया है, चंदन पाउडर और इसमें थोड़ा सा मिलाया था रोज़ वाटर। अभी आप कहोगे कि इतनी सर्दी में हेयर केयर स्किन केयर करने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने आपको हर टाइम बताया है कि चाहे कोई भी मौसम हो, अपनी हेयर केयर और स्किन केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको मैं बता रही हूँ कि नाश्ते में क्या बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मेथा, चना और पालक के पराठे। ये घर के ही मेथा, चना और ये पालक है। तो इसको रात को ही धुल करके ना स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि सारा इसका पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए। तो ऐसे मैसी सा लग रहा होगा। और कई लोग जो पालक या मेथे को ऐसे तोड़ते हैं कि उसकी सारी जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत ही नरम वाली चना का साग है और पालक है। चना का साग वही साग है जिसका हम आगे जाके इसको छोड़ देंगे ना थोड़े दिनों तक, ये छोलुआ बन जाएगा, मतलब कि हरा चना इसमें से निकलेगा, जिसकी सब्जी आलू के साथ मिला के तरी वाली बनाई जाती है। और फिर उसको और छोड़ देंगे, जब ज़्यादा तेज़ धूप लगेगी तो वो बन जाएगा काला चना। तो अभी तो हम लोग इसको ऐसे ही खा रहे हैं। मुझे और डैडी जी को तो चना का साग बहुत पसंद है, लेकिन घर के बाकी मेंबर चना का साग लाइक नहीं करते। तो उनको चना का साग खिलाने का तरीका बस यही है कि जो भी कुछ है, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, वो सारे ही कट करके ना आटे में अच्छे से गूँथ देती हूँ। तो सारे ही परिवार के मेंबर खा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। उनको यही लगता है कि ये मेथे के पराठे हैं या मूली के पराठे हैं। तो बस यहाँ पर मैं पालक को, मेथे को और चने को यहाँ पर कट करके डाल रही हूँ। तो आज आपको मैं दिखाती हूँ मौसम कैसा है। अभी तक तो ये लगातार 30 तारीख तक ना पूरी फॉग थी, पूरा कोहरा था भी, आना जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब दूर अगर 4 व्हीलर से जाना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो थी। लेकिन अब पड़ रही है शीतलहर पूरे उत्तर भारत में। तो मैंने बताया कि डैडी जी के आज आने का दिन था, तो वो आते ही बस उन्होंने 1 कप चाय पिया और अपना वो जो बैग उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया और बड़ी खुश होकर कि मैं क्या कुछ लेकर आया हूँ। उनको कहा था कि मैं बाद में आपका बैग खाली कर देती हूँ, पर उन्होंने बड़ा चाव चढ़ा था कि मैं दिखाऊं। तो वो ले आए थे, चावल का आटा लेकर आए हैं, बाजरे का आटा लाए हैं और बेसन लेकर आए हैं। सारा कुछ ही घर का है, हमारी वहाँ भी खेती है, तो वो सारी चीज़ें घर की हैं, वहाँ से निकाल के लेकर आए हैं। और ये चने की दाल है, ये काले चने हैं, सरसों का तेल है। तो और भी कुछ डाल रहे थे, हाथ में भी मैंने पूछ रही थी कुछ रह तो नहीं गया। तो कह रहे थे कि ये दाल का जो लिफाफा था ना फट गया था, तो ये थोड़ी सी दाल निकल गई थी, मैं लिफाफे में डाल रहा हूँ।
तो मैंने कहा था कि अभी मुझे नाश्ता बना लेने दीजिए, उसके बाद वे सारा कुछ ही ना मैं इनको खोल के डब्बों को साफ़ करके उसमें इसको रिफ़िल कर दूँगी। और ये दिखा रहे थे पपीता, ये वहाँ पर पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, तो वो एक वहाँ का पपीता है। इसको अभी 3-4 दिन ऐसे ही छोड़ा जाएगा क्योंकि मौसम भी ठंडा है। अगर गर्मी होती तो 1 दिन या 2 दिन में ये पक जाता, खाने के लायक हो जाता, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं पपीते के पेड़, लेकिन हमारा कोई भी नहीं पपीते का पेड़ चल रहा। पता नहीं हाइब्रिड हैं ये, कैसे हैं ये पौधे। यूनिवर्सिटी से भी लेकर आए, यहाँ से नर्सरी से भी परचेज़ किया, लेकिन कोई पपीते का पेड़ हमारा नहीं चला। बस थोड़े दिनों के बाद ही ना उनमें फंगस लग जाती है, कीड़ा लग जाता है और ख़राब हो जाते हैं। तो सारा ही मैंने पालक और चना का साग और मेथे को अच्छे से कट करके रख लिया था थाली में, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट उस खलबट्टे में मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। और इसमें डाल रही हूँ मकई का आटा, जितना मकई का आटा है और उससे आधा मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर बाइंडिंग जल्दी हो जाती है और जो पराठे हैं ना पतले पतले बेले जा सकते हैं। अगर अकेला मक्की का आटा डालूंगी तो हाथ से बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी जो बेलने वाली रोटी से ये थोड़ी सी फिर मोटी बनती हैं। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको जो गूँथूँगी सारे आटों को ना बिल्कुल ही गर्म पानी से, क्योंकि मक्की का आटा है, चाहे मक्की का आटा हो, चाहे बाजरे का हो, चावल का आटा हो, सबको ही ना अगर गर्म पानी से अच्छे से गूँथा जाए ना तो उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इनको भी मैं वैसे उसी तरीके से ही गूँथूँगी गर्म पानी से। गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, और थोड़ा थोड़ा मतलब इतना भी तेज़ गर्म पानी नहीं कि मेरा हाथ ही जल जाए, इतना कि सहता सहता पानी इसमें डालती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लिए। और हल्का सा इसको कड़ा ही रखूँगी क्योंकि इसमें नमक ऐड किया हुआ है ना, और आटे की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, नहीं तो जो लास्ट वाला पेड़ा रहता है ना फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा वो गीला सा लगता है, वो फिर तो बन ही नहीं पाता है। और इसको अच्छे से मसलूँगी, मसल के फिर इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक साइड में, क्योंकि मुझे ना लगाना है हेयर पैक, मेहंदी का पैक लगाना है एक्चुअली मुझे। तो मेहंदी को, भृंगराज को और आंवला पाउडर को, इस तीनों चीज़ों को मैंने रात को ही ना भिगो के रख दिया था, क्योंकि कल मैं शाम को ही मतलब सैटरडे की शाम को ही वापस आई थी, मैं मम्मी के घर गई हुई थी। तो ये जी मेरा एक्चुअली मैंने ना इसको छोटी सी कटोरी में, जो लोहे की कटोरी, उसमें इसको भिगोया था, लेकिन इसमें मैंने दही ऐड करा ना तो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मुझे इसको ना बड़े सारे प्लास्टिक कटोरी में चेंज करना पड़ा। तो ये मेहंदी वाला पाउडर है ओशिया का, हर्बल मेहंदी पाउडर है। क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 100 ग्राम का है ये मेहंदी की पैकेट, और प्राइस इसका 80 रुपीज़ है। ऑफलाइन ही परचेज़ किया था, अदरवाइज़ तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ है ना मेहंदी का पौधा, उसी से तोड़ लेती हूँ, लेकिन उसमें सारे ही पत्ते झड़ गए हैं, उसमें है ही नहीं है, बस थोड़े से बीज के दाने से रह गए हैं। तो मैं ये मेहंदी का पैकेट लेकर आई थी और इसमें मैंने 2 चम्मच मिला दिया था आंवला का पाउडर। ये सारा कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा हुआ है, एल्प्स गुडनेस का है ये, purple.com से। तो ये भी मेरा काफ़ी दिन से चल रहा है। कई बार तो मैं क्या करती हूँ, इसी में ना थोड़ा सा आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर और थोड़ा सा ऑयल या दही मिक्स करके ना सारा कुछ मिक्स करके लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे लगानी थी मेहंदी, क्योंकि वैसे तो मेरे ज़्यादा इतने ग्रे हेयर नहीं हैं, लेकिन 15 दिन हो गए थे लगाए हुए, सोचा था कि अभी इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे। और जो काम कहते हैं कि हो जाए ना वो फिर हो ही जाता है, नहीं तो फिर अटक गया तो फिर काफ़ी देर तक अटका ही रहता है। और जो भृंगराज पाउडर है ये हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, और आंवला थोड़ा सा ये बालों को डार्क करता है और हेयर स्ट्रेटनिंग को करता है, तो इसीलिए इसमें मैंने ऐड कर दिया था। ये पैकेट भी अच्छे हैं, जिप लॉक वाले हैं, हल्का सा इनको प्रेस करो ये अच्छे से बंद हो जाते हैं, तो कोई ख़राब नहीं होते। और ऐसे मैंने चढ़ा लिए हैं ये हाथों पर, जो सिंपल वाले जो ग्लव्स होते हैं ये मार्केट मिल जाते हैं, बड़े सस्ते मिल जाते हैं। ये 25 रुपये का पैकेट था, तो मुझे मिला था इसमें 100 पेयर्स, लगभग 100 पेयर्स ये मुझे मिल गए थे, ये डिस्पोजिव वाले ये ग्लव्स। बस इनको पहन के फटाफट मैंने लगा ली मेहंदी। ऑयलिंग हमेशा ही मैं करके ही मेहंदी लगाते हूँ, और आप कहोगे कि ऑयल लगा के फिर मेहंदी कौन लगाता है, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मैं बाद में शैम्पू भी करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी हेयर पैक लगाओ तो माइल्ड वाला ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वाला, ज़्यादा फोमी वाला शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ।
मुझे लगता होता है कि बिना ऑयल लगाए हुए बालों पर कोई हेयर पैक लगाओ ना तो वो अच्छे से क्लीन नहीं होता। ये थोड़ा सा मैंने ना छोड़ दिया था क्योंकि सिस्टर आई हुई थी, वो भी कह रही थी मैं पैक लगाऊंगी और उसने मुझे बताया नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि नहीं तो मैं ज़्यादा भिगो देती, तो उसने कहा कि मैं अभी फ्रंट वाली हेयर पर ही लगाऊंगी। तो मेहंदी का पैक लगा लिया। पहले मैंने फेस पैक लगाया हुआ था और रोज़ वाटर और चंदन पाउडर का, उसको 20-25 मिनट फेस पर रख के उसको साफ़ कर दिया था। पहले लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं ना, ये ठंडा ठंडा लग रहा है। कोई भी काम की कहते हैं ना शुरुआत करनी मुश्किल लगती है। जब एक बार किसी भी काम को शुरुआत कर दो ना तो फिर मुश्किल लगता नहीं है। जब हमको स्किन अच्छी मिलती है, हेयर अच्छे मिलते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो वाली खुशी तो अलग ही होती है। उसको तो शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 तवे चढ़ा दिए हैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि जो स्टफ्ड पराठे होते हैं ना, चाहे मूली मेथे के हैं, चाहे मेथे के हैं, मक्की का आटा है, बाजरे की रोटी है, चावल के आटे की रोटी है, तो इन सब में ही ना पकने में टाइम लगता है। वो अच्छे से रड़ती नहीं है, जो अगर असली वाला वर्ड यूज़ करूँ तो इसलिए ये हो जाता है कि सब लोग इकट्ठे ही खाने बैठ गए हैं तो सबकी प्लेट है खाली ना रह जाए। तो मैं इसलिए फिर 2 तवे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बेलने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि उसको पकने में लगता है। बेलने में तो मुझे 1 सेकंड का ही लगता है, बस उसको बेल के रख लेती हूँ। एक प्लेट भी लगा लेती हूँ कि चकले पर दूसरी फिर रोटी बेली जा सके। लेकिन बनाने में, पकने में, क्योंकि ऑयल लग जाता है, जब भी कोई सी चीज़ में ऑयल लग जाता है ना, उसको बनने में टाइम लग जाता है। तो 2 तवे चढ़ा लेती हूँ तो इससे मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो ये है जी हमारे किचन गार्डन की पहली हार्वेस्टिंग आलूओं की। मैंने बताया ना कि अभी जो आलू हम खा रहे हैं ना, सारे ही ना केमिकल स्प्रे वाले हैं, तो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो लाल आलू निकल आए थे किचन गार्डन के, ये वाले यूज़ करेंगे तो इसकी ज़्यादा डिशेस बनाऊँगी। तो अभी मेरा आ गया था पार्सल, मैंने मिंत्रा से मंगवाया था डोसा तवा। ये वंडर शेफ़ का तवा मंगाया है, इसके रिव्यूज़ भी बहुत चेक किए थे। और वंडर शेफ़ की और भी बर्तन, इसकी क्वालिटी मैंने औरों से भी सुना हुआ था, यहाँ पर शॉप से ही पता करा था, क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ये मंगवाया था। यहाँ पर डैडी जी की साइकिल भी बाहर आ गई। उन्होंने आते ही अपनी साइकिल पूछी कि कहाँ रखी है। उसको पीछे छिपा के रखा गया था क्योंकि अद्विका बार बार साइकिल को देख कर उनको याद कर रही थी, तो इसलिए छिपा के साइड में रख दिया था। तो अभी वो साइकिल निकाल के बाहर ले गए। तो जिस साइज़ का मुझे तवा चाहिए था, मैंने यहाँ लोकल शॉप्स भी पता करना चाहा, लेकिन वो तवा जो साइज़ मुझे मिल रहा था वो मार्केट वाला जो मिल रहा था वो कमर्शियल पर्पज़ वाला मिल रहा था। ऐसे घर वाला जैसे यूज़ करना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। तो ये ना एक तरह का प्री सीजनिंग कास्ट आयरन तवा है। जो भी डोसा बनता है ना, क्रिस्पी वाला डोसा, वो कास्ट आयरन तवे पर और प्री सीजन वाले तवे पर ही अच्छा लगता है। काफ़ी तवे मैंने ट्राई कर लिए थे, यहाँ से लोहे का तवा भी खरीदा था। और जो नॉन स्टिक तवे हैं उस पर जो डोसा है वो एक तरह का क्रिस्पी नहीं बनता। वो बन तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आती मार्केट वाली। तो ये मैंने ना इस तवे को रख के देखा अपने गैस चूल्हे पर कि मेरे गैस बर्नर पर फिट भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बड़ा हो रहा है, लेकिन जो आम रोटी तवा होते हैं ना जिसपे पराठे या चपातियाँ सेकते हैं, उनसे थोड़ा सा बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी एग्जैक्ट मुझे मेज़रमेंट पता नहीं है। इसको मैं, अगर आपको परचेज़ करना हो तो आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और अभी इस पे बनाकर भी देखूँगी कि कैसे डोसा बन रहे हैं। तो फिर पहले तो मैंने गैस बर्नर पर इसको रख के देखा कि सेट हो रहा है। फिर उसके बाद जो मेरा ये बेलना, चकला और तवे वाला जो स्टैंड है उस पर रख के देखा, क्योंकि चीज़ों को मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है। वहाँ भी ये ईज़िली फिट हो गया था। यहाँ पर मेरा चकला, बेलना, चिमटा, तवा सारा कुछ ही सेट हो जाता है। तो अभी जी मैंने बताया ना कि छुट्टियाँ चल रही हैं, गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो नाश्ता हो गया था, गैस का चूल्हा भी साफ़ कर दिया था और मैं यहाँ पर ना दाल मखनी बनाने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही को ही, मतलब दाल और राजमा को अच्छे से धुल लिया था और इसमें डाल लिया था मैंने 1.5 गिलास पानी और इसमें ऐड कर दिया नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। भिगोया नहीं था क्योंकि पता नहीं था कि उनके आने का, तो ऐसे ही इसको बना लूँगी। अब इसको एक विसल फुल फ्लेम पर आएगी, उसके बाद जो इसको कुकिंग होगी ना बिल्कुल ही लो फ्लेम पर, तो इसको बना लूँगी। और इस कुकर में तो बहुत जल्दी ही कुकिंग हो जाती है, इतना टाइम मुझे लगा गया नहीं। तो उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर फिर मैंने दाल को तड़का भी लगा लिया और ये धनिया डालने के लिए कट करके रख लिया था। 2 चीज़ें मैंने और भी बना ली थी। तो वो बनाई थी मैंने यहाँ पर ढोकला और यहाँ पर फ्राइड इडली, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। तो ये मैंने बना लिया था यहाँ पर ढोकला। इसमें मुझे लग रहा है कि धनिया मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया,
तो ऊपर से पानी भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि 1 घंटा लगेगा, सारा पानी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। और 3 से 4 इडली मैंने साइड में रख दी हैं। तो जो बच्चे मतलब फ्राइड वाली इडली नहीं खाते हैं ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला, तो उनको ये दे दी जाएंगी छोटे बच्चों को। और तो ये मैं सोच रही थी कि इसको धनिया कैसे साइड करूं, क्योंकि अगर बच्चों को नहीं लाइक हुआ कि धनिया, तो इसको साइड में देख लूं करके। बहुत अच्छा ढोकला बना था, जिसने भी खाया बहुत ही तारीफ़ करी थी। और ये फ्राइड इडली बन गई थी। नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर शूट करूँगी, नहीं तो फिर मेरा जो चैनल है ना वो कुकिंग ब्लॉग वाला बन जाएगा। और मैं यहाँ पर ना ये कहना चाहूँगी कि जो डेली वाले काम होते हैं वो तो हम हर रोज़ करते ही करते हैं, तो छुट्टी का फिर क्या फ़ायदा हुआ। छुट्टी का मतलब होता है एक्स्ट्रा काम करना, कि जो रूटीन काम के साथ साथ कुछ और नए काम कर लेना। तो उसके लिए प्लानिंग भी ज़रूरी है। उसके लिए बस वही वाली प्लानिंग है, जितने टाइम पर आप रोज़ उठते हो उससे आधा घंटा या 1 घंटा लेट उठ सकते हो, ये तो ठीक है। पर ये नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे लेट सो के उठ रहे हो, तो फिर तो सारा ही ना हौच पौच हो जाएगा। फिर तो ये होगा कि जो डेली वाले काम करते हैं बस वही बड़ी मुश्किल से निपट जाएंगे। तो फिर छुट्टी का क्या फ़ायदा हुआ। छुट्टी का तो हमने यूटिलाइज़ करा ही नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा ना चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबको फ्रूट भी दे दिया था। और आजकल तो सुविधा इतनी हो गई है कि नहीं तो पहले तो मम्मियाँ बताती थी कि हम जितनी बहुत ज़्यादा सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धुलते, ले आजकल तो हम लोग इंस्टेंट जो गैस गीज़र आया हुआ है उसमें बस थोड़ी ही देर में 30 सेकंड में पानी गर्म हो जाता है, तो उसी में हम लोग बर्तन धुल लेते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं क्या करती हूँ बर्तन धुलने के टाइम ना, तो सबसे पहले 1 बाल्टी में पानी भर के ना जितनी भी उसकी जूठन होती है उसको सारा निकाल के दूसरे वाले सिंक में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ही ना बर्तनों पर सोप लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि बर्तन बड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, और ज़्यादा जो हमारा सोप है, जो डिश वॉशर है, वो भी नहीं गंदा होता है, और हमारा टाइम भी कम लगता है और पानी भी कम लगता है। और बाल्टी तो आपने हमेशा ही मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि सिंक में पड़ी रहती है। उसका कारण है कि जो वाइट कलर की जो पाइप दिख रही है ना, ड्रेनिंग पाइप, उसमें से ना आरओ का वेस्टेज वाटर निकलता है। उस पानी से हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि पोछा लगा लेते हैं या सब्जियां धुल लेते हैं, या बाहर जो मिट्टी होती है ना उस वहाँ पर छिड़काव कर देते हैं, तो ये काम आ जाता है। तो उस बाल्टी में क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स करके ना हम लोग एक बार मतलब कि जूठन वाली सारा निकाल दिया। उसके बाद फिर सोप लगा लिया बर्तनों को। फिर एक बार सोप वाले जो बर्तन होते हैं सारे उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर जो लास्ट पानी भर के फिर सारे ही बर्तन अच्छे से धुल के इनको रैक पे लगा लेते हैं। तो मुझे इस तरीके से बर्तन धुलने ज़्यादा आसान लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, और जो हमारा डिश वॉशर है वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बाल्टी को मैं इसलिए धुल लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो जूठे बर्तन थे ना सारे एक बार धुले थे, इसमें जूठन चली गई, तो इसीलिए इसको भी सोप लगा दूँगी ताकि एक बार धुल लूँ। उसके बाद फिर इसमें पानी भर के इसके जो सोप लगे हुए बर्तन है ना सारे एक बार निकाल के दूसरे वाले सिंक में डाल दूँ। तो ये छोटू सा हमारा ये 2 लीटर वाला जो गैस गीज़र है हैवेल्स का, ये बड़ा अच्छा गीज़र है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही जब से लगाया हुआ है। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, मतलब हाथ छुओ तो इतना ज़्यादा तेज़ वाला गर्म पानी है कि हाथ से छुआ नहीं जाता है, तो बहुत जल्दी ही पानी गर्म हो जाता है। और यूज़ भी कितना के होना होता है, सिर्फ 2 महीने, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद तो टेम्परेचर सेट हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी हमारा ठंडा भी नहीं रहता है। नॉर्मल जो टंकी का वाटर है उससे हम सारे काम कर सकते हैं, चाहे बर्तन धुलें चाहे कपड़े धुलें। और सिस्टर ऊपर गई हुई है कपड़े धुलने के लिए। जो डेली वाले कपड़े हो रहे हैं नॉर्मली जो भी पहने जाते हैं ना वो सारे धुले जा रहे हैं, सूख तो नहीं रहे हैं कपड़े, लेकिन ये है कि एक रूम में ना हम लोगों ने जो कपड़े धुलने वाला मतलब कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड है उसी पर सारे कपड़े फैला कर ऊपर से सीलिंग फ़ैन चल रहा है, बस उसी में सारे कपड़े सूख रहे हैं। कभी उनको उल्टा पल्टी कर देते हैं तो बस हो जाते हैं। तो अभी मेरे बाल भी नहीं सूखे हुए थे। किचन में मैं ख़ास तौर पर ना क्या करती हूँ, बालों को बांध कर ही काम करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मेरे हेयर ओपन ही रहते हैं, और थोड़े बाल भी मेरे थोड़े गीले थे। मैंने सोचा कि ठंड ना लगे, उनके आने से सबसे पहले ना एक काम भी कंप्लीट कर लूँ। तो ये मैंने जो किचन फैला दी थी तो सबसे पहले इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर सफाई ना करी जाए उसके ऊपर फिर और काम कर लिया जाए तो फिर गंदगी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जितनी भी गंदगी हो ना उसको तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही
और नया काम करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो मेंटेन नहीं रहती हैं, उनकी लाइफ भी कम हो जाती हैं। और मैंने कई बार बताया कि हम सब लोग ही क्या करते हैं, आलस के मारे ना चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन उनकी साफ़ सफाई, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस वो नहीं कर पाते। इससे भी क्या होता है, उन जो भी मशीनरी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये चूल्हा मेरा कम से कम 10 साल पुराना चूल्हा है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो ये सारा कुछ किचन का काम तो जी मेरा निपट गया था। जो मेरा शौक़ है क्राफ्टिंग का वो मैं करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास ना केक के बेस हैं। तो 2 दिन पहले ना मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ मुझे एक केक के 3 बोर्ड मिल गए थे। तो भाभी से पूछा कि तुमको कुछ चाहिए? वो कहती नहीं, मेरे तो किसी काम के नहीं हैं, तो आप रख लो। तो मैंने वहीं पर ना भतीजे की ज्योमेट्री बॉक्स उठाई और उसी से पेंसिल और स्केल से ना अपनी डिज़ाइनिंग करने लगी। फिर याद आया कि इस पर मुझे पहले जेसो लगाना है, वाइट पेंट लगाऊंगी तो उसके बाद जो भी इस पर वर्क करूंगी, कोई भी कलर करूंगी तभी वो वाइब्रेंट होंगे। जो भी मिरर वर्क करूंगी तो थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर लिया था। फिर घर आकर क्या किया था, इसके ऊपर मैंने जेसो पेंट लगा दिया था। लेकिन जो लाइंस थी ना वो थोड़ी सी ना डिम सी हो गई थी, मुझे अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा था डिज़ाइन। तो सोचा पहले इसको थोड़ा डार्क कर लूँ, बोल्ड कर लूँ, उसके बाद ही ना जो बाकी डिज़ाइन है फिर वो बनाती हूँ। तो अभी ये करने लगी थी। तो मतलब ये जो केक वाला जो बेस वाला ये होता है ना कार्डबोर्ड, ये बड़ा अच्छा है। एक तरह का ये जो MDF बोर्ड मैं परचेज़ करती हूँ ना उनसे भी बेटर है, क्योंकि एक इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। आम तौर पर जो बोर्ड खरीदते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे ना वो वाले कार्डबोर्ड, उनकी तो फिर भी पतले से होते हैं, उस पर आप डॉट मंडाला वगैरह कर सकते हो। हाँ, अगर हम डिवाइडर से काम करें तो थोड़ा सा ना उसमें मैसी हो जाता है काम, क्योंकि बड़े वो फ्रिजाइल टाइप के होते हैं। लेकिन ये वाले जो केक बेक होते हैं ये वाले तो अच्छे होते हैं कार्डबोर्ड, और सबके घरों में मुझे पता है कि ये मिल ही जाते हैं, क्योंकि केक वगैरह को सारे ही शौक़ रखते हैं। एनिवर्सरी है, बर्थडेज़ हैं और भी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, केक तो हमारा जो सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया है। तो केक तो आता ही आता है। तो आप उस पर भी कर सकते हैं, अगर आपने पैसे नहीं खर्च करने, अपने मन चाहे कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो आप जो मर्जी ड्रॉ कर लें, आप बना सकते हैं। पहले मुझे भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था, टेम्पटिंग लग रहा था, मुझे ये करना था, सीखना था। जब मन में सीखने की ललक हो ना कुछ करने की, तो अपने आप हो जाता है। जो भी हर्डल्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके रिमूव हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वाला ये फ्लावर वाला जो स्टार जो मैं ज़्यादातर बोर्ड्स पे बनाया हुआ है वो बनाया था। तो वैसे तो जी जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं मैंने जो गाजर का हलवा 3 से 4 बार बना लिया है। लेकिन अब नए साल का आगाज़ है और नए साल का जो आगाज़ करना है वो मीठे के साथ होगा, तो थोड़ा सा बनाऊंगी गाजर का हलवा। ये लगभग आधा किलो गाजरें थी, इसको कद्दूकस कर लिया था और कढ़ाई में डाल दिया मैंने देसी घी, और इसमें डालूंगी 2 लौंग और 2 छोटी सी इलायची। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। इलायची को और लौंग को पीसूंगी नहीं, ऐसे ही खड़ा डालूंगी, बस थोड़ी सी ना इलायची को खोल दूंगी। इससे जो इलायची का फ्लेवर है ना वो गाजर की हलवे में चला जाएगा। उसके बाद सारा कद्दूकस किया हो ये गाजर मैंने डाल दी और इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि इसमें भी पानी निकलेगा। जब अच्छे से ना जो इसका जो देसी घी है अच्छे से गाजरों में समा जाए, उसके बाद ही फिर इसमें मैंने डाल दिया लगभग 1.5 गिलास दूध। नॉर्मली यहाँ पर तकरीबन ये होगा 800-900 मिलीलीटर दूध होगा, मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बाजरे का आटे का सेवन बहुत हो रहा है। बच्चे बाजरे के आटे की रोटियाँ कम लाइक करते हैं, तो उनको क्या करती हूँ, बाजरे की आटे की मट्ठियाँ खिला देती हूँ, ये उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने छोटी कटोरी यूज़ करी है, 4 यहाँ पर ले रही हूँ छोटी कटोरी बाजरे का आटा। और जितना मेरे पास आटा था उतने ही कटोरियों का नाप के मैंने डाल दिया पानी। इसमें मिलाऊंगी मैं 5 से 6 डले गुड़ के। वैसे तो जो भी आटा हमने गूंथना होता है बाजरे का, मक्के का, चावल का, उसमें तो हम 1.5 गुना पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैं गुड़ भी तो ऐड कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मतलब आटे की क्वांटिटी के मुताबिक ही यहाँ पर पानी लिया। तो इसको चढ़ा दिया पकने के लिए, ताकि अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर जी मेरा दूध और ये गाजरें अच्छे से पक गई थी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया आधा कप चीनी। आधा कप चीनी आधा किलो गाजरों में ना इनफ है, मतलब ना तो ये बहुत कम वाला मीठा है और ना ही बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ ये भी काम करी जा रही हूँ और यहाँ पर लगी हूँ बाजरे के आटे को गूँथने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया देसी घी और डाल दी थोड़ी सी सौंफ। अगर
कद्दूकस करी हुई वो नारियल हो या फिर सफ़ेद तिल हो, वो भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों ही अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं ऐड करे। और जो मैंने गुड़ का पानी यहाँ पर रखा था ना, उसको मैंने छान लिया था, क्योंकि गुड़ में ना थोड़ी बहुत किरक सी मिट्टी सी रह जाती है, तो उसको छान लिया था और इसको चमचे से ही अच्छे से मिला रही हूँ। चम्मच इसलिए क्योंकि पानी पूरा उबलता हुआ था और इसमें गर्म पानी ही ऐड करना होता है। जिन लोगों से ना बाजरे की आटे की रोटी नहीं बन पाती या मक्के की आटे की नहीं बन पाती, बस वो ये ट्रिक अपनाया करें, उसको गर्म पानी से अच्छे से ना गूँथ लिया करें और उसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया करें। उसके बाद इसको गूँथोगे ना तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप आराम से इसको हाथों से बेल के बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया यहाँ पर खोआ, ये घर का ही खोआ है, तो इसीलिए मैंने आधा किलो गाजरों का इस्तेमाल करा। अगर ज़्यादा गाजरें लेती तो फिर मुझे खोआ मार्केट से मंगवाना पड़ता। तो वैसे तो ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसको आप देसी घी में इसको फ्राई करके फिर डाल सकते हो, लेकिन साथ में हमारे पति जी खड़े थे, वो कह रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स को बिना ही तले हुए इसमें डालो, ऊपर से देसी घी डाल देना, वो ठीक लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देसी घी फिर मैंने उसके ऊपर ऐसे ही डाल दिया था। देसी घी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो एक तरह का प्योरीफाइड बटर है, वो ऑलरेडी ही पका हुआ है। तो देसी घी क्या कह रहे थे और डालो, देसी घी इसमें अच्छा लगता है, तो मैंने देसी घी ऐड कर दिया। तो ये बन गया गाजर का हलवा। नए साल की शुरुआत करेंगे मीठे से। तो इसके बाद मैं बनाऊंगी बाजरे की मीठी मट्ठी। वो तो सभी को पसंद है, वो बड़े भी खाएं छोटे भी खाएं, क्योंकि बाजरे की आटे की तासीर बहुत गर्म होती हैं। तो जो भी मैंने बताया ना, सीज़नल चीज़ें होती हैं, वो चाहे खाने में आटा हो या सीज़नल वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, वो हमको सबको खानी ही चाहिए। वो बनी हुई ऐसी हैं, कुदरत ने बनाए ही ऐसे हैं कि हमारी सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला ही ये गाजर का हलवा, बस थोड़ी सी मेहनत थी और ये घर पर ही हम इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा ना जो ठंडा हो गया था, तो इसको हाथ से मैं अच्छे से मसल के ना इसको अच्छे से गूँथ लूँगी, ताकि और थोड़ा सा ये जब इसकी मैं बनाऊँगी छोटी छोटी मट्ठियाँ ना, तो ये बिल्कुल भी टूटे ना। वैसे तो बस इसमें गर्म पानी ऐड कर दो ना, तो इसकी जो बाइंडिंग है बहुत अच्छे से हो जाती है। बस अब थोड़ा सा यहाँ पर हाथों पे पानी लगाना है। वैसे पानी चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि इसमें देसी घी ऐड करा हुआ है, गर्म पानी, इसकी जो बाइंडिंग है अपने आप ही हो जाएगी। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा हथेलियों पर ना हल्का सा पानी लगा लो और हाथों से थपथपाते हुए ये मट्ठियाँ बना लेनी है। इसको बेलना नहीं है, क्योंकि बेलोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएंगी। और इसको मैंने डाल दिया था कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, और बिल्कुल ही ना ये फ्लैट वाली कढ़ाई लेनी है, क्योंकि इसको पूरा मतलब कि जो गहरी वाली कढ़ाई होती है ना, उसमें नहीं बनाना है, क्योंकि टूट जाएंगी। और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बनानी है। अगर हॉट ऑयल में बनाएंगे ना तो ये पूरियों की तरह फूल जाएंगी, फिर मट्ठी वाली वो इसका जो स्वाद नहीं रहेगा। बस एक एक करके इसको ऐसे ही डालते जाना है, जितनी की स्पेस है कढ़ाई की। मैंने यहाँ पर छोटी कढ़ाई ली थी, और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे अपना जो कुकिंग स्किल दिखाने के लिए, कह रहे थे कि हमको भी दो, आप छोटी सी लोई, हमने भी अपने हाथों से छोटी सी मट्ठी बनानी है। तो वो भी एक मट्ठी बना के चले गए थे। तो मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बनाई थी, मतलब एक बार में ना तो 4-4 मट्ठियाँ इसमें फ्राई कर रही हूँ। खाने में बहुत ही स्वाद होती हैं। बस धीरे धीरे करके सारी मैंने बना ली थी, और मेरी आटे की थाली में सारी ही लोइयाँ ख़त्म हो गई। ये लास्ट वाला पूर था। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।